बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और एक नई एपिसोड के साथ मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने रवैयों से बेहतरीन बना रहे होंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। बहुत ही खूबसूरत पैगाम जन्नत आपकी तरफ से। और बिल्कुल जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है वो बड़ा भरपूर हो, खुशियों से भरा हो, और उसके लिए हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे होते हैं। और हमारी ये अदना सी काविशें आप पसंद भी करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान से जंग अमरीकी सदर ट्रंप के लिए एक सियासी बहरान उज़ैर बनती जा रही है। अमरीकी फ़ौज को ईरान से डील करने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ गई है। इस पर माहिरीन की राय जानेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के नानो नफ़का के हवाले से तारीखी और वाज़ेह फैसला जारी कर दिया है। इसके फैमिली केसेस पर क्या असरात पड़ेंगे, इस बारे में आपको बताएंगे। इलेक्शन की बात करें तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग की 14 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी ने धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। इस लफ्सी गोलाबारी के पसे पर्दा हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। जबकि कराची में मीर रज़ा अली केस में सामने आने वाले नए इंकशाफात पर भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में देखा जाए तो कम उम्री में होने वाली अमवात, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स और गैर मामूली तौर पर दिल के बड़े होने के खतरनाक तिब्बी हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। और जनाब, आपका जिगर खामोशी से आखिर ख़राब क्यों हो रहा है? फैटी लीवर जिगर की गर्मी और हब्स के मौसम में उसका देसी इलाज और तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर तिब्बी माहिरीन से जानेंगे। और ये राज भी समझेंगे कि मसरूफ़ ज़िंदगी और वालिदैन बनने के बाद अज़दवाजी रिश्ते में मोहब्बत का इजहार कम क्यों हो जाता है। मियाँ बीवी को मोहब्बत कायम रखने के लिए किन अल्फाज का सहारा लेना चाहिए। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लिया जाए। तो आपको बताएं कि मिडल ईस्ट में जो जंग है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब दर्द सर बनती दिखाई दे रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास ईरान को अपनी शराइत पर मुआहदा करने पर मजबूर करने के ऑप्शन महदूद हैं। यही वजह है कि अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों और तज्ज़ियाकारों से ईरान पर दबाव डालने के लिए कुछ क्रिएटिव और गैर रिवायती अनकन्वेंशनल तजावीज़ जो हैं वो तलब कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ईरान ने अमरीका से किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि आपने हुर्मस अब जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। आपने हुर्मस का मुस्तकबिल कैसा होगा और क्या जंग ईरान के ज़्यादा फ़ायदे में है या नहीं। ईरान और ओमान का मुमकिना इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, तदीयाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा कि ट्रंप की मुज़ाकरात की तमाम तर काबिलियत ईरान के सामने नाकाम होती नज़र आ रही हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान पर दबाव डालने के लिए तख्लीकी और गैर रिवायती तजावीज़ मांगना अमरीका की जंगी स्ट्रेटजी को किस हद तक एक्सपोज कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें तो उससे यही एक इंडिकेशन है कि जो बाकी जो ऑप्शंस थे उन्होंने देखें कि जो ऑल ऑप्शंस अवेलेबल थे, स्पेशली स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक्स किए हैं, टोमाहाक मिसाइल्स फायर किए हैं और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे गए हैं और इसके बाद मिलिट्री टारगेट्स पे गए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस किए। लेकिन इसके बावजूद दी ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट किए थे, चाहे वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, वो हासिल नहीं कर सके। सो देयर इज अ डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प में। सो दैट्स वाई एक ये लोगों की असेसमेंट है कि इन हालात में वो एक एक्सट्रीम उस लिमिट पे भी किसी सूरत में जा सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह सेंटकॉम ने एक थिंक टैंक को एक आइडिया फ्लोट किया, उनसे गाइडेंस मांगी है कि अगर अनकन्वेंशनल मीन्स पे हम जाते हैं या कोई ऐसा चीज हो आपकी इन एडिशन टू जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाउ टू पनिश ईरान, उनसे आप देखेंगे। इसका मतलब ये तमाम ऑप्शंस खत्म हो, अब लोगों से पूछ रहे हैं कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। सो डेस्परेशन उसमें बज़ाहिर नजर आता है। और जिस तरीके से आप देखें कि अब जब ट्रम्प ने ऐलान किया था कि वी आर गोइंग फॉर मैसिव स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है GBU-57 इस्तेमाल करें, GBU-43 जो मदर ऑफ ऑल बम्स कहते हैं उनको यूज करें। लेकिन अगेन एट द 11th आवर लोग, अभी ईरान तो यही कहता है कि ट्रम्प ब्लिंक्ड फर्स्ट और पीछे हट गया है जब उन्होंने कहा कि मुझे मिडिल ईस्ट की तरफ से प्रेशर आया था, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू कैंसल इट फॉर द टाइम बीइंग। बट एट द सेम टाइम जी जो बातचीत चल रही है बिटवीन ओमान एंड ईरान,
पॉजिटिव उसमें इंडिकेशंस आ रही हैं, और इसमें होपफुली कि जो एक दरमियान का रास्ता निकलेगा। आदो डिफरेंट ऑप्शंस पे बातचीत हो रही है, लेकिन लाइकली ये है कि फॉर द टाइम बीइंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखें अभी सब कुछ बाकी चीजें बैकग्राउंड में चली गई हैं। फोकस इज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फेज जी 1 में ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात होगी, और इसके बाद अगर इस पर अंडरस्टैंडिंग होती है, आल्दो आपको पता है कि जो 60 डेज थे 17 अगस्त को खत्म हो रहे हैं, तो लाइकली इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। फिर बातचीत चलेगी अगेन बेस्ड ऑन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसको बुनियाद करके आगे जा सकते हैं। सो स्टिल ऑल ऑप्शंस जो हैं, ट्रम्प के पास जो लास्ट ऑप्शन अभी भी है कि वो मैसिव उस पर जाएंगे, जिस तरह उन्होंने कहा है कि डीकैपिटेशन भी हो सकती है, और उन्होंने कहा था वर्ल्ड वार 2 के बाद की सिचुएशन ऐसी होगी जो उस दौरान में थी। तो मेरे ख्याल में एक थ्रेट भी साथ साथ वो दे रहे हैं। बिल्कुल, थ्रेट भी साथ साथ दे रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप आबना हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं, ईरान कहता है कि चाहे हालात नॉर्मल भी हो जाएं, लेकिन आबना हुर्मुज़ पर जो मामलात पहले थे, जिस तरह से फ्री वहाँ पर आप शिपिंग हो सकती थी, इजीली आप आ जा सकते थे, अब वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आपको लगता है कि अगर मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर क्या पूरी दुनिया ईरान को ये अलाउ कर सकती है कि वो आबना हुर्मुज़ पर कोई टोल वसूल करे या फिर अपनी इजारादारी कायम करे? देखें, ये बिल्कुल अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव तो यही है, क्योंकि वो समझते हैं कि इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए न्यूक्लियर वेपन उनके लिए हाथ लगा है, जिस तरीके से बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग इंटायर वेस्ट एशिया। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखें कि जो बातचीत होगी, जो सेटलमेंट होगा, वो तो होगा, लेकिन ईरान ने ये वाजे किया 28 फरवरी से पहले की सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग कोई डेवलप होती, देखें दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर बोथ ईरान एंड अमेरिका कि वो फेस सेविंग अब ले लें। अब बैठ के, सिंस अभी ओमान इस बातचीत में शामिल है, तो एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखें, ओमान ने भी ऑप्शंस दिए थे कि साउथ का रूट भी चले, नॉर्थ का भी चले, सेंटर से भी एक चले। ईरान ने फिर ये भी बात चली कि एक तरफ से एंट्री हो, एक दूसरी तरफ से एग्जिट हो, और अब बात हो रही है सेंटर से एक इंटरनेशनल रूट हो, और ईरान कह रहा है उसमें आप टैक्स लगाएं। लेकिन जब ओमान कह रहा है वॉलंटरीली उसमें होना चाहिए। सो डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन अभी ये है कि जिस कंट्रीज ने रियलाइज किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है फ्यूचर में उनके लिए एक मसला बनता रहेगा, सो दैट्स वाई कि वो अब वर्किंग कर रहे हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए। अब सऊदीज के पास आपने देखा कि ऑप्शंस क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज वन, द सेकंड वाज बाब अल मंदब, और तीसरा ऑप्शन उनके पास सुएज कैनाल से था। दैट्स वाई आपने देखा होगा रिसेंटली सुएज कैनाल पर भी 2 टैंकर्स पे ड्रोन्स फायर हुए हैं। सो ईरान की तरफ से मैसेज था कि आप जहां से भी जाएंगे आप फ्री नहीं है, बट स्टिल GCC कंट्रीज दे आर ऑप्टिंग फॉर अनदर ऑप्शन कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करना चाहते हैं। पाइपलाइन के जरिए वो स्ट्रेट सी या सुएज कैनाल से मेडिटेरियन सी जाके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टिविटी चाहते हैं। ऑल्दो लेंथी है, डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एक ऑप्शन है। और अब थिंक टैंक्स का भी यही मानना है कि फ्यूचर में 2030 तक या 35 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो अब हैसियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि सदर ट्रंप की जानिब से इत्तेहादियों की अपील और हमला रोकने मुज़ाकरात के आगाज़ के दावे पर ईरान ने फौरी तरदीद कर दी। अगर हम इस जंग की बात करें, जो कि हम ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ब्रेक्स आ रही हैं, कभी बाकायदा तौर पर अटैक होता है, फिर कहा जाता है कि मुज़ाकरात शुरू कर लिए गए हैं, तो क्या ईरान जंग से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए ईरान इस तरह की खबरों की या ट्रंप के बयान की तरदीद कर देता है फौरी? ये देखें ना, ईरान का अभी क्या है कि ईरान को पता है कि टाइम मेरी तरफ है और मैं प्रिवेल कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में देखें तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, वो ईरान के हाथ में है। और उसके लिए देखें, आप जितने एयर स्ट्राइक्स करें, मैसिव बम्बिंग भी करें, जब तक ग्राउंड में आपके वहां पर ट्रुप्स नहीं होंगे, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और फिर ऊपर से ये ईरान को ये भी पता है कि हमारे पास वल्नरेबिलिटीज हैं कि दिस बेसिस जो है, देखे अमेरिका की जो वहाँ पे स्ट्राइक्स हुआ, आपने रिसेंटली भी इस बार जॉर्डन में क्या हुआ, और इनके जो नुकसान हुए हैं अमेरिका के बहुत ज्यादा हैं। सिमिलर अनदर वल्नरेबिलिटी है स्ट्राइकिंग द GCC कंट्रीज से गल्फ के अंदर। आप देखें जिस तरह बहरीन पे, कुवैत पे, पास में UAE में हमने देखा, और फिर जॉर्डन पे जो हमले हो रहे हैं, तो आप समझ लें कि GCC की भी दुखती रकम ने पकड़ा। सो दैट्स वाई देखें ना, प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है अमेरिका पे,
इन जीसीसी कंट्रीज से हो रहा है कि आप ऐसा ना करें। सो ईरान को पता है कि मेरे पास लूज करने के लिए अभी कुछ नहीं है, कि अब वो तो यहाँ तक तैयार हैं कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट होल्ड ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए वो जितना कुर्बानी देना, लेकिन ये है कि हर एक की एक टाइम लिमिट है कि आप कब तक रजिस्ट कर सकेंगे। आपकी ईरान की अपनी इकोनॉमिक लाइफ लाइन इज ब्लॉक्ड है, आपकी अपनी इकोनॉमी बैठ रही है, $300 बिलियन का आपका नुकसान हो चुका है। दुनिया में आपकी ईरान के अगेंस्ट अभी जो नैरेटिव बन रहा है, शुरू में लोग सारे ईरान के साथ थे, अब वो समझते हैं कि ईरान जो है थोड़ा जिस तरीके से उन्होंने शिप्स पे हमले किए हैं, तो उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो नैरेटिव है या जो सिंपैथीज थे अब ईरान से निकल रही है। सो इन हालात में फिर हो सकता है फ्यूचर में एक कोलिशन बन जाए जो ईरान के लिए नुकसानदायक साबित हो। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि जो अभी डील हो सकती है, ओमान और ईरान का अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सबके लिए बेहतर है, ईरान के लिए भी बेहतर है, जीसीसी के लिए भी बेहतर है। ईरान देखे कब तक रजिस्ट कर सकेगा करेगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक और डेवलपमेंट ये है कि ईरान की ख्वाहिश ये है कि जे अमेरिका जो इस एग्रीमेंट में भी हुआ है कि जीसीसी कंट्री से निकल जाए, सो दैट विल टेक। लेकिन आपने देखा है कि अब जो वो बजट मांग रहे हैं $1.5 ट्रिलियन दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय कांग्रेस, उसमें एक शिक डाली गई है कि फ्यूचर में अमेरिकन एंड इजरायली आर्मी जो मर्ज होकर काम करेंगे, तो इसका मतलब है सेंटकॉम जो होगा कंट्रोल वो इजराइल में चला जाएगा। तो वहां से भी थ्रेट जो है ईरान के ऊपर रहेगा, तो मेरा ख्याल मुश्किल फिर भी रहेंगी। मुश्किलात बिल्कुल फिर भी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं जिस तरह से ईरान को देख रही है, दुनिया जो है ईरान को देख रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद बरतानिया जो है उसने इनकार किया ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व होने से, अड्डे भी देने से, और फिर यूक्रेन जो है वो भी अब कह रहा है कि हम जो है वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे ईरान के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ईरान की सिफारती कामयाबी की वजह से है ये, या फिर कोई और वजह? देखिए, अभी पहले तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही था, लेकिन अब जो नए प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के आए हैं, ही हैज एग्रीड कि हम अपने बेसिस देने को तैयार हैं। अब आप देखें जितने हमले हुए डिगो गार्शिया से भी हो रहे हैं, बाकी इनके अपने कैरियर से हो रहे हैं। ग्लोस्टर शायर जो यूनाइटेड किंगडम है वहां पे 20 B-1 बम्बर्स लेके उन्होंने वहां पे पार्क किए हुए हैं। तो इसलिए है वो जब कह रहा ना कि ट्रम्प में मैं ऐसी स्ट्राइक्स करूंगा, तो ये B-1 इसीलिए लेके आए हुए हैं, और वो दे विल फ्लू फ्रॉम जो है लाइकली है जो यूनाइटेड किंगडम से है। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि इंप्रेशन थोड़ा इंटरनेशनली चेंज हो रहा है, लेकिन अमेरिका के अपना प्रेशर है। देखें ट्रम्प के लिए क्या मसाइल है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो ये है पब्लिक ओपिनियन बहुत अगेंस्ट जंग के अगेंस्ट है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनके अपने स्ट्रेटेजिक आयल रिजर्व्स कम हो रहे हैं। अब क्या है दुनिया में देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, बाब अल मंदब बंद है, तो अमेरिका इज वन ऑफ द लीडिंग नंबर 1 आप कह सकते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सो अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ रहा है, यूरोप इनकी तरफ आ रहा है, एशिया इनकी तरफ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो अमेरिका की प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 22 बिलियन बैरल्स ए डे, इनकी अपनी कंजम्पशन डेली है अराउंड 15 बिलियन बैरल्स ए डे। तो उन पे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में कमी आ रही, सो इनका एक वो भी थ्रेट है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, वो भी है। आप देखें पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी होगी, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मसले उसमें आ रहे हैं, तो ट्रम्प के लिए वो भी है पब्लिक। और फिर आप देखें कि जिस तरीके से वहाँ पे पब्लिक उनका अगेंस्ट है, तो मेरा ख्याल में ट्रम्प के लिए भी मुश्किल है। दैट्स वाई वो भी कोशिश में कि मुझे कोई फेस सेविंग मिल जाए कि मैं यहाँ से निकलूं। फिर जीसीसी कंट्रीज का बड़ा प्रेशर है, वो कहते हैं भाई आपका सिक्योरिटी अम्ब्रेला है स्पेल्ड, आपने हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सके हैं, तो भाई अब हमें क्या करें। आप तो उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं तो हम तो तबाह हो जाएंगे, ईरान अगर स्ट्राइक्स करता है। सो उन पे और बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका के, दैट्स वाई इसके लिए। तो दैट्स वाई ट्रम्प ये देखें ना स्टिक एंड कैरेट वाली वो पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन ये एक बात है कि डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेटेड है, और फिर दैट्स वाई वो थ्रेट करते हैं ना कि वर्ल्ड वार 2 जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो अल्लाह ना करे कि उस तरह के हम किसी सिचुएशन में जाए, अल्लाह न करे कि उस तरह के हालात जो हैं वो पैदा हों। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का। और यकीनन जी अब नए बहरी रास्ते जो हैं उनकी तलाश का अमल भी जारी है, और कहा जा रहा है कि 2035 तक हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई इस तरह का रास्ता जो है वो बना लिया जाए जहाँ से फ्री ट्रेड जो है वो हो सके और ईरान वहाँ पर हमले ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान कहता है कि जनाब जो इस जंग से पहले वाली सूरत हाल थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, अब वो नहीं होगी।
और उस पर हम जो अपना कंट्रोल है वो बरकरार रखें। बिल्कुल, और इस हवाले से वो ओमान से भी राब्ते में है और ओमान के साथ मिलके वो एक ऐसा अमाउंट जो है फिक्स करना चाहता है जो कि तमाम ममालिक के लिए हो। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब उज़ैर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ईरान ने कहीं ना कहीं अपना प्रेशर बिल्ड कर दिया है। वो दिन आप याद करें जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो सबको लग रहा था कि रिजीम चेंज हो जाएगा और कोई 4 दिन की बातें हम सुन रहे थे। यस, कोई अमरीकी या इसराइली पपेट आके बैठ जाएगा। लेकिन इसराइल ने एक टफ मुकाबला दिया है और पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है, और वो बिल्कुल इसलिए ईरान ने अपने आप को मनवाया है अपनी कौम की वजह से, क्योंकि ईरानी कौम अपनी नेशन की जो हुकूमत के साथ रेजिलियंस खड़ी है ना, थी। वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। आप देखें कि जिस तरह से बात हो रही थी और फिर वो जो पहलवी साहब के जो साहबजादे हैं उन्हें जिस तरह से तैयार किया गया वहाँ पे, और जिस तरह उनकी प्रोजेक्शन की गई कि जनाब ये आएंगे मसीहा के तौर पर, लेकिन ईरानी अवाम ने जनाब उनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और फिर ये सारे मंसूबे जो हैं नाकाम हो ये ज़मी बोस हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या नया मंसूबा जो है वो अमरीका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ तैयार करता है। लेकिन ईरान की भी तैयारी अगर देखें तो वो भरपूर है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। जिगर हमारे जिस्म का वो अहम तरीन वाइटल ऑर्गन है जो खून की सफाई से लेकर ग़िज़ा को हज़म करने और फासद मादों को जिस्म से निकालने तक का तमाम काम सर अंजाम देता है। लेकिन मसला ये कि जिगर की ज़्यादातर बीमारियाँ बिलखुसूस फैटी लिवर इब्तदाई मराहिल में तो बिल्कुल खामोशी से फैलती हैं, लेकिन इंसान को तब पता चलता है जब मामला काफ़ी हद तक उसके हाथ से निकल चुका हो। ऐसा ही है, और ख़ास तौर पर गर्मी और हफ्त के इस मौसम में जिगर की गर्मी, गैस, बदहज़मी और जिगर की सुस्ती की जो शिकायत है वो आम होती जा रही है। जिगर की सेहत को बरकरार कैसे रखें, फैटी लिवर से कैसे बचें, इसी पर ही रहनुमाई लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जैसा कि हम आज जिगर की बात कर रहे हैं, तो जिगर की कमज़ोरी और ख़राबी की वो कौन सी बुनियादी निशानियां हैं जिन्हें लोग अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली निशानियों में तो ये है कि फ़िज़िकली एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है कि फ़ैट बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आ जाता है, शुगर हो जाती है। तो बाज़ औक़ात तो ऐसे पेशेंट हैं जब तक वो रिपोर्ट ना करवाए पता ही नहीं चलता। ऐसा ही है। तो इसमें जब तक रिपोर्ट का पता चलता है उस वक्त तक लिवर फैटी हो चुका होता है। तो इसमें अगर मुरगन अग़ज़िया कम की जाए, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम का इस्तेमाल कम किया जाए, साथ ही मीठे का इस्तेमाल, ख़ास करके मीठा और ठंडा पानी, उसके बाद चाय का इस्तेमाल कम किया जाए, तो इससे लिवर फैटी जो है उससे आप बच सकते हैं। सही। ठीक है। ज़्यादातर जो है लोगों को फैटी लिवर जो होने की बुनियादी वजह है वो मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कुछ चीज़ खाते रहना, यानी कि वो बिस्किट भी हो सकता है, वो कुछ ना कुछ खाते रहना, ये बहुत बड़ा सबब है इसका फैटी लिवर होने का। ठीक। अच्छा वकील साहब, अगर हम देखें तो आजकल बहुत कॉमन है ये चीज़ें, जिगर की गर्मी, मैदे में गैस की शिकायत होना, इन सब का मैदे का और जिगर का क्या लिंक है आपस में, और उसके साथ साथ इनका हल क्या है? अच्छा, गैस तो तभी बनेगी जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो वो गैस बनेगी। ठीक है। आपको स्टूल सही नहीं आएगा, जब स्टूल सही नहीं आएगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जो गर्मी का ताल्लुक है, जब आप मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसके साथ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे जो जिस्म के लिए बहुत अच्छी हैं, यूरिन को ज़्यादा अच्छे तरीके से लाती हैं, पेशाब आवर अद्वियात, तो फिर उससे क्या होगा, जो आप जिगर का काम है गर्मी पैदा करना। ठीक है। बाइल बनाता ही जिगर है, लेकिन अगर उसका इखराज ना हो तो अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। जब वो अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है तो फिर आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, चेहरा पीला होना शुरू होता है, और इसके साथ साथ यूरिन जो है वो भी जल के आना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी होती है कि आपके अब जिगर के अंदर गर्मी आ चुकी है, मुंह कड़वा रहना शुरू हो जाएगा, भूख बंद हो जाएगी, बहुत कम भूख लगना शुरू हो जाएगी, जुबान के इर्द गिर्द या मुंह में भी कहीं हल्के से छाले निकलना शुरू हो सकते बिल्कुल हैं, ये ऐसा भी है। इंडिकेटर है। बिल्कुल ये इंडिकेटर है। जुबान जो है उसकी तय भी पीली होना शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर जो तय होती है वो पीली होगी। ठीक है। और जो लिवर फैटी वाला है उसकी अक्सर ज़्यादातर ब्लैक निशान आना शुरू हो जाते हैं या वाइट कलर की जुबान हो जाती है, तो इसमें भी लिवर फैटी समझने कि उसको हो गया हुआ है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद ये नेक है, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी जगह। ठीक है। तो ये भी एक निशानी है लिवर फैटी होने की। और लिवर फैटी जब होता है तो इससे क्या होता है कि
इंसान को एक तो थोड़ा सा भी चले सांस चढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, बेचैनी रहना शुरू हो जाती है, खून चूंकि गाढ़ा हो जाता है, हर टाइम बंदा कहता है कि बैठा रहो, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती काहली आ जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से बचने के लिए एक तो अपना खाना जो है एतदाल पे लाएं, जैसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक हिस्सा खाना खाओ मैदे का और एक हिस्सा खाली छोड़ दो और एक हिस्सा पानी पियो, ताकि और कुरान की जो आयत है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो इंसान का लिवर फैटी हो ही नहीं सकता, ना जिगर के ऊपर चर्बी आएगी, ना जिगर के अंदर गर्मी पैदा होगी, ना मैदे के अंदर तेजाबियत गैस पैदा होगी, क्योंकि हम जो खाएंगे पिएंगे एतदाल के साथ खाएं पिएंगे। हम जब भी बीमार होते हैं ज्यादा खाना खाने की वजह से बीमार होते हैं, ठीक है। हमेशा आप देखें, कभी भी आप देखें, जितने भी ये कार्डिक पेशेंट होते हैं, दिल के पेशेंट होते हैं, किडनी के मरीज हैं, ये भी तो पेन किलर खा खा के या खुद से। अच्छा, इसमें सेल्फ मेडिकेशन का भी बड़ा किरदार है। हम कोई भी चीज़ है ना बस खुद से ही मेडिकल स्टोर से लेके, पंसार स्टोर से लेके इस्तेमाल करते हैं, फिर सप्लीमेंट बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें बगैर किसी अच्छे मुआलिज के मशवरा करने के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये भी बहुत बड़ा इसके अंदर सबब है कि ऐसी चीज़ों से भी स्टमक भी ख़राब होता है, जिगर भी ख़राब होता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कैसे आप, अगर आपको फॉर एग्जांपल हो गया है, ठीक है, लिवर फैटी हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए। उसमें बड़ी सादा सी तिब में दुआएं हैं, जो दुआ इतनी ज़बरदस्त और सादा हर पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, सादा सी चीज़ें हैं, जिसमें काली मिर्च, ये आम घरों में भी पड़ी होती है, इसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये सूंड है, ये अदरक को खुश्क कर लिया जाए तो ये भी घर में आपको मैसर आ जाती है। ये निशादर ठीकरी है, और ये है सना मक्की। सना मक्की का हदीस में जिक्र काफ़ी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आंतों में इन्फेक्शन पैदा करता है। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे लिवर फैटी, आप सिर्फ ये 2 से 3 माह खा लें, उसके बाद जाके अपना अब टेस्ट करवाएंगे तो आपका लिवर फैटी नहीं होगा, ठीक है। और खून की सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए भी ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। इसमें सना मक्की के पत्ते लेने हैं 80 ग्राम, और ये जो निशादर ठीकरी है ये ले लें 30 ग्राम, सूंड ले लें 40 ग्राम, और काली मिर्च 10 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, एक कैप्सूल 500 mg का सुबह और शाम, कमाल का रिजल्ट है। इससे लिवर फैटी बड़ी जल्दी कवर हो जाता है और आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, क्योंकि जब लिवर फैटी होता है तो उसके बाद HbA1c वो बढ़ा हुआ आता है। उसके बाद ये जो जब शुगर हो जाती है, फिर दिल के अटैक की तरफ आपकी तबीयत चली जाती है, क्योंकि दिल आपका कमज़ोर होना शुरू होता है, फिर दिल के अटैक की तरफ तबीयत चली जाती है। तो इसलिए बड़ी बीमारियों से बचने के लिए नुस्खा इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर जिगर के अंदर हरारत पैदा हो जाए, यानी कि आपको यूरिन जल के आ रहा है, जितना मर्जी आपका रंग पीला हो रहा है, आंखें पीली हो रही हैं, बिल्कुल परेशानी होना, ये नुस्खा इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो रोटी को बंद कर देना। रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, खुश्की भी होती है। अच्छा, अब देखें ना, जब भी अरकान होता है सबसे पहले गंदम की रोटी बंद की जाती है। सबसे पहले रोटी बंद करें और मुर्गा नगजिया बंद कर दें सारी। सादा सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है। उबले चावल और उसके ऊपर दूध डाल के वो इस्तेमाल कर लें। गर्मियों का मौसम है तो दलिया जो इस्तेमाल कर लें, मुरब्बा गाजर इस्तेमाल कर लें, तो ये बेहतरीन है। नुस्खा इनमें बड़ा सादा सा नुस्खा है, और ये सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल करना है, और आपकी रिपोर्ट जो है ना SGOT SCPT, इसमें जिगर के जो एंजाइम है ना SGOT SCPT ALT AST, ये बढ़ जाते हैं। 5 से 42 तक होते हैं, लेकिन ये 100 200 300 500 1000 2000 3000 तक चले जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। उसमें क्या करना है, एक तो लेना है अरके मको, अरके कासनी, और उसके साथ अरके गुलाब। ये 3 अर्क लेके इसका आप तीनों मिक्स करके आधा कप और आधा कप पानी का मिला लें। इसे इस्तेमाल करें, यकीन करें फौरी तौर पे पहले दिन से यूरिन ठीक आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो नुस्खा इसके साथ है वो है कलमी शोरा, जोखार, निशादर और रेवंद खताई। ये 4 चीज़ें हैं। बराबर वजन ले लें, इसका फाइन पाउडर कर लें, और इसको आप चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ, या जो अरक बताए अरक पानी में मिला के उसके साथ इस्तेमाल करें, तो SGOT SCPT का बेहतरीन इलाज है। हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे सुनते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जी आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, आपका फैटी लीवर जो है उस पर से फैट यूँ पिघलेगा जैसे हम धूप के अंदर बर्फ़ रखते हैं तो वो पिघलती है। इतनी तेज़ी से भी क्या ये मुमकिन है, और कौन सी चीज़ें हैं जो फैटी लीवर को कम करती हैं और अपनी सही हालत में वापस लाती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा अगर चर्बी को आप मेल्ट करेंगे तो आपकी बॉडी आपकी जो कमज़ोर हो जाएगी। हमें फ़ैट चाहिए होती है, ठीक,
कोलेस्ट्रॉल जिस्म को चाहिए होता है, रतूबत अगर नहीं होगी तो आपका दिमाग खुशक हो जाएगा, उससे भी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन इसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक रहे, बैलेंस होना लिमिट चाहिए। तक, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आपने, जैसे मोटापे वाले लोग ऐसे आजकल इंजेक्शन आए हैं वो लगवा रहे हैं, तो उससे देखें कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आंखों पे बड़ा असर आ रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ है तो आपने मोटापे की भी कोई दवाई लेनी है तो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें जो हर्बल भी हों और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत को बेहतर करें। हम भी जो नुस्खा बताते हैं, देखिए मैंने 2 से 3 माह का टाइम क्यों कहा है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि फौरी तौर पे आपकी फौरी तौर पे कुछ होता है। जो फौरी तौर पे होता है तो उसमें जब बाज़-औक़ात जहाँ पे हमने बैड बैक्टीरियाज उनको निकालना होता है, गुड भी चले जाती हैं, जो आपके जो चाहिए होती हैं वो भी चले जाती हैं। इसीलिए तो जब कैंसर का पेशेंट है उसको जब कीमो लगती है तो उसमें उनके उसके बाल भी उड़ जाती हैं, जो अच्छी वाली चीज़ें वो भी सारी ऐसा ही है। ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी जिस्म के वाले से जब आप कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें तो किसी अच्छे मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। मशवरा करने के बगैर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता किस कंडीशन में इसकी डोज कितनी लेनी है और इसमें परहेज़ कौन से हैं। अगर आप वैसे बात करें तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जिनमें पुदीना और अजवाइन, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये सौंफ भी, ये 3 चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाएं, इसका कहवा बना के, पुदीना, अजवाइन और सौंफ, ये क्या करता है, ये एक तो लीवर फैटी होने ही नहीं देता। अगर लीवर फैटी है तो आहिस्ता 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 लीवर फैटी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कहवे का असर इतनी जल्दी होता है क्योंकि आपके खून के अंदर फौरी तौर पे शामिल हो जाता है, तो ये ज़्यादा तेज़ और अच्छा रिजल्ट है। अगर वेट को कम करना है तो वेट को कम करने के लिए भी पुदीना, अजवाइन और सौंफ, सिर्फ इस थोड़ा सा लेमन निचोड़ लिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। मिकदार कितनी होनी चाहिए? 1 चम्मच? ये 3-3 चुटकी, अच्छा, 3-3 चुटकी इसकी मिकदार लें और लेमन निचोड़ के पिए। आपका वेट देखें कितनी जल्दी कम होगा और आपको इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। उसके बाद अगर शहद 1 नंबर मिल जाए अच्छा वाला तो सुबह निहार 1 कप आप ना पानी लें गर्म या 1 गिलास ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, उसे आप पीना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सिर्फ इसके साथ ही लिवर फैटी बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है, फैट खत्म हो जाती है, वेट कम हो जाता है। और ये सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है अगर शहद खालिस हो तो। अगर शहद खालिस ना हो तो उल्टा इसका नुकसान है, क्योंकि चीनी जो है ये लिवर फैटी पैदा करती है। हम जितना भी मीठा खाते हैं, अक्सर का क्या होता है कि हम शादियों पे गए हैं, राइस खाए, नान वगैरह खाए, ऊपर से हमने मीठा खा लिया, आइसक्रीम या कोई भी चीज़ खा ली, तो ये ज़्यादा नुकसान करता है। आपने कभी मीठा लेना है तो कोशिश करें चीनी से अवॉइड करें, आप फल सारे खाएं मीठे। शुगर वाला पेशेंट जितने खट्टे फल खाएगा उसे शुगर नहीं होगी। इसी तरह आम रूटीन में आप मीठे फल जितने मर्जी खाएं आपकी फैट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और मिक्स फल खाएं, ठीक है। अगर फलों में आप सिर्फ सेब ले लें, सेब का छिलका उतार लें, सेब भी खा लें, जो उसका छिलका है उसका कहवा बना के पी लें, मोटापे का बड़ा हतमी इलाज और बड़ा ज़बरदस्त इलाज, ठीक है, बेहतरीन इलाज। इसी तरह ये गंदम की भूसी जो होती है जिसे हम छान के ना आटा छानते हैं घर में, सिस्टम कम हो गया। नहीं तो पहले क्या होता था, चक्की जो होती थी ना हाथ वाली, उससे वो आटा पीस के अनछना आटा खाते थे, उससे मोटापा नहीं आता। फिर उसके बाद अगर आपने छान लिया, अगर आपको भूसी मिल जाए साफ, तो ये मोटापे का बेहतरीन इलाज है कि आप वो भूसी जो है उसका कहवा बनाएं, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ें, शहद मिलाएं और पीना शुरू करें। और टारगेट रख लें 1 महीने में देखें कम से कम 5 से 7 किलो वेट खुद ब खुद। आज के लिए बड़े बेहतरीन और नादिर नुस्खे हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि इन्हीं पे अगर अमल कर लें तो तमाम मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। फैटी लीवर के हैं, चाहे डिटॉक्स करना है अपने बॉडी को और वेट कम करना है, उसके भी लगे हाथ आपको तमाम चीजें आपके किचन में मौजूद हैं, तमाम चीजें और आसान है, सस्ती हैं और कोई भी इसको कर सकता है। और ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि फौरी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसने प्रॉपरली काम करना है तो आपको 2-3 महीने जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं, तो आपको कुछ महीने वेट आपके करना वक्त पड़ेगा। का भी शुक्रिया हकीम साहब। तो जन्नत अभी आपको एक पहले वीडियो दिखा देते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं, फिर जरा उस पर बात भी कर लेते हैं। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी आई एम सॉरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी अद्धी मिठी अद्धी कौड़ी आई एम सॉरी
आमिल कसर आमिल कसर आमिल कसर खुदा हाफिज खुदा हाफिज तो जी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे होंगे आप, बचपन की यादें बचपन की जन्नत ताज़ा हुई हैं, यादें बताएं बचपन की जरा। यादें ताज़ा हो गई हैं। और बचपन में हम सब बच्चों का ये फेवरेट ड्रामा हुआ करता था, बेशक। ऐनक वाला जिन। और जितने भी बच्चे हैं उनको तो याद ही होगा, आपको भी याद होगा, मुझे तो बिल्कुल याद बहुत है। अच्छी तरह से याद है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद है। और हम देखते थे कि लोग इकट्ठे होके उन दिनों में, जन्नत आप देखें कि अगर हर घर में टीवी नहीं है, गांव में भी हम देखते हैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे होके, जहाँ पे जनाब पता चलता था कि एपिसोड लगनी है, तो वो वहाँ जाके बैठ के जमा होके वहाँ पे इस ड्रामे को एंजॉय करते थे। और 30 साल बाद भी हम देखें तो आज के बच्चे भी बड़े शौक से यूट्यूब पर इस ड्रामे को देख रहे हैं। अब इसके कॉपीराइट्स और फनकाराना हुकूक की खिलाफ वर्जी पर शोबिज़ इंडस्ट्री में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। सीरीज के डायरेक्टर हफीज़ ताहिर इस बात पर बरहम हैं, गुस्से में हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर एक AI फिल्म बनाकर सिनेमा घरों में लगा दी गई है। और अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने शेयर किया है अपना बयान, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत है और जो फ़नी असासा है उस पर दिन दिहाड़े डाका मारा गया। और बिल्कुल ये डाका मारने के मुतरादिफ ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हफीज़ ताहिर साहब का जो गुस्सा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा आइडिया, नाम, कॉन्सेप्ट उनका अपना बनाया हुआ था और उन्होंने ही इसे डायरेक्ट करके PTV को दिया, जिससे इदारे ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन फिल्म मेकर फरहान खान ने उनसे पूछे बगैर AI के ज़रिए फिल्म तैयार कर ली। और अच्छा उज़ैर, हद ये है कि PTV ने भी मीडिया पार्टनर बनते वक्त उन्हें फिल्म की प्रोडक्शन में शमूलियत के लिए कहा, जबकि डायरेक्टर ने इस पर भी दुख का इजहार किया कि AI से एक बुरा म्यूजिक बनाने के साथ साथ जो नस्तूर जिन हैं, जो कि हम सबके फेवरेट थे, और जो दूसरे किरदार हैं उनकी शक्ल ख़राब कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद गिले शिकवे किए। क्या गिले शिकवे किए वो सुनाते हैं अपने नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, मैं आपका हफीज़ ताहिर। आज मैं गहरे सदमे में हूँ और सख्त गुस्से में भी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भर के फ़नी असासे ऐनक वाला जिन पर दिन दहाड़े डाका मारा गया है। और इसके नाम को इस्तेमाल करते हुए AI पर बेस करके एक फ़िल्म बना के सिनेमा हॉल में रिलीज़ कर दी गई। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ, बल्कि क्या बताना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरी क्रिएशन है। मैं इसका कॉन्सेप्ट राइटर हूँ, ये नाम भी मैंने रखा और इसको मैंने डायरेक्ट किया और एक अच्छी मयारी सीरियल बनाकर PTV को दी, जिससे PTV ने करोड़ों रुपए कमाए। और आज भी अगर आप PTV डिजिटल पे यूट्यूब पे जाएं तो इस वक्त भी ये करोड़ों रुपए कमाकर PTV को दे रहा है। मगर इस फिल्म की प्रोडक्शन में जो सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई है, उसके फिल्म मेकर फरहान खान ने, ना तो फरहान खान ने मुझे इसके बारे में पूछा और ना मुझसे इजाज़त ली, और ना ही पाकिस्तान टेलीविज़न ने, जो कि इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है, मुझे इसकी प्रोडक्शन में शमूलियत के लिए कहा। और एक नॉविस से फिल्म बनवाकर AI पे बेस करके अपने आइकॉनिक आइडिया का सत्यानाश करा लिया। करैक्टरों की शक्लें बदल दी गईं और ख़राब कर दी गईं। मेरा मेन करैक्टर नस्तूर जिन इसमें एक डाकू लगता है। हमून जादूगर की शक्ल ख़राब की गई, उनकी आवाज़ें ख़राब की गई, एक बुरा म्यूज़िक AI से क्रिएट करके उसमें लगा दिया गया। तो इस तरह इतने अच्छे खूबसूरत आइडिया को ख़राब, तबाह और बर्बाद कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ इस पर मातम करके चुप रहा जाए या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। तो वीडियो आपने सुनी। उज़ैर, इनके जो गिले शिकवे थे बिल्कुल जायज़ थे, क्योंकि ये तमाम करैक्टर्स उस दौर में इन्होंने लिखे, उस दौर में प्रोड्यूस किए जब AI नहीं था, तब ये चैट GPT नहीं था, तो उनकी ऑनरशिप है वो। उनसे पूछे बिना अगर आप एक AI फिल्म बना रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पैनल पे लेते, उनको बताते। हो सकता था कि वो कोई अच्छा आइडिया पेश कर देते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तमाम किरदार, क्योंकि मैंने तो वो AI मूवी नहीं देखी,
मुझे नहीं पता कि उसमें जो तमाम किरदार हैं वो कैसे हैं, कैसे पोर्ट्रे उनको किया गया, लेकिन जो हमें याद है वो तो और ये आइकॉनिक के हवाले कैरेक्टर्स थे। से भी बात कर रहे हैं कि वो जो किरदार हैं उनकी भी शक्ल और सूरत बदल दी गई है, म्यूजिक भी बड़ा अजीब सा है। यानी अगर आप उन्हें ऑन बोर्ड ले लेते, जिनका कई सालों का एक्सपीरियंस था, जिसके बाद उन्होंने ये शाकार तख्लीक किया, तो वो आपकी एआई को भी बेहतर बना सकते थे। और नौजवान नस्ल जो है, जो नए हमारे बच्चे हैं, उनको भी फायदा होता, वो भी उसको ज्यादा से ज्यादा देख सकते। और देखें ना, रॉयल्टी देना हो, कॉपीराइट्स का मसला हो, इस मामले में हम इंतहाई कंजूस है। आप देखें कि कॉपीराइट्स के जो कवानीन हैं वो दुनिया के अंदर किस कदर सख्त हैं कि आप किसी का म्यूजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी की आवाज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, और अगर आप किसी का पूरा प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर लें और आप उन्हें बताएं भी ना, उन्हें लिफ्ट भी ना करवाएं, उन्हें आप ऑन बोर्ड भी ना लें, और फिर पैसे देना तो दूर की बात है, कॉपीराइट्स की बात है। और फिल्म आने के बाद उनको पता चले कि ऐसी कोई फिल्म बनी है, तो लम्हा फिक्री है, सख्त कवानीन बनने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के नानो नफ़के से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम और वाज़ेह कानून तय कर दिया है। अदालत उस्मा ने करार दिया है कि नानो नफ़के का तयन बच्चे की माकूल ज़रूरियात, वालिद की आमदनी और उस पर मौजूद दीगर ख़ानदानी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। ऐसा ही है, जबकि जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए वाज़ेह किया है कि अगर निचली अदालतों का फैसला कानून के मुताबिक हुआ तो इसमें बिला जवाज़ मुदाखलत नहीं की जा सकती। इस अहम अदालती फैसले और नानो नफ़के की कानूनी बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट आमना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आमना साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना कदीर साहिबा, कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में बच्चे के नानो नफ़के का तयन करते वक्त कानूनी उसूल तय कर दिए गए हैं। अगर वालिद की तनख्वाह या आमदनी बहुत ज़्यादा हो तो क्या अदालत खुद से ही नानो नफ़के की जो रकम है वो मुकर्रर कर सकती है? अदालत खुद से तो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ रिसीट्स वगैरह दिखानी होती हैं ना, तो अदालत के पास सो मोटो पावर तो नहीं है, खुद नहीं कर सकती। और ये जो फैसला आया है ना, इसमें एक्चुअली ये पहले से ही कानून था पाकिस्तान में, और लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हम जजमेंट्स को पब्लिसाइज नहीं करते और उन पे शोज नहीं करते। बट ये इस जजमेंट ने कोई नई बात नहीं की, अदालत उज़्मा ने कोई नई बात नहीं की, ये पहले से ही चल रहा है। तो उन्होंने एक अपनी इसी साल की पिछले महीने की एक और अपना फैसला उन्होंने दोहरा के कहा है कि आप बाप की जो माली हैसियत है उसके, फॉर एग्जांपल जितने बच्चे हैं पहली शादी से दूसरी शादी से, उसको देख के आपका नफका लगता है। और ये तो कानून पहले से ही कहता है। तो जब भी मेरे केसेस होते हैं लोअर कोर्ट में, मैं बाप की पूरी माली हैसियत, फॉर एग्जांपल उसके घर हैं, उसकी गाड़ी है, उसके मतलब घर में कितने मुलाजिम हैं, मैं ये सब कुछ कोर्ट को दिखाती हूँ। तो सही, ऑब्वियसली आप जो नफका लगाएंगे आप बाप की माली हैसियत के मुताबिक लगाएंगे, और कैसे डिटरमिन होगा। बिल्कुल सही कहा आपने आमना कादिर साहिबा। और अक्सर हम देखते हैं फैमिली केसेस में माएँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नानो नफ़के का मुतालबा करती हैं। अब अदालतें ऐसे मामलात में बैलेंस कायम करेंगी, और हम समझ सकते हैं कि जो मर्द हजरात हैं या जो शौहर हैं उनके भी राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, और वही हकीकी नानो नफ़का जो है वो मुकर्रर किया जाएगा जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस केस की फैक्ट्स अगर हम देखें, एक तो पहली बात यह है कि मैं जितने केसेस करती हूँ, औरतें ऐसे नहीं करती कि वो बहुत ज़्यादा मांग रही होती हैं। और हर एक केस में कोर्ट 15,000 रुपए लगा देता है। बाप की माली हैसियत को मतलब वो बिल्कुल नहीं देखती। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आप दिखाएं बाप की मतलब तनख्वाह 4 लाख की हो, वो फिर भी 15,000 लगा देते हैं। और इस केस में भी पहले फैमिली कोर्ट ने 15,000 ही लगाया था। इसीलिए तो माँ ने अपील किया है, क्योंकि माँ ने एक्चुअली 40,000 मांगे थे इस केस में। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक बात जब पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का और सेशंस कोर्ट का जो फैसला 30,000 का उन्होंने मुकर्रर किया, और वो ही मुकर्रर रखा, क्योंकि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उनकी माली हैसियत और जिम्मेदारियों को देख के 30,000 सही है। माँ ने एक्चुअली 40,000 मांगा था, बट 40 और 30 में मतलब 10,000 का फर्क है। बट जहाँ से शुरू किया था कोर्ट ने, तो 15,000 से शुरू किया था। तो एक्चुअली जो आप देखते हैं, ये नहीं होता कि माएँ ज़्यादा पूछ रही होती हैं। कोर्ट हर केस में 15,000 ही लगाता है तकरीबन, स्टीरियोटाइप ऑर्डर फैमिली कोर्ट केसेस में। बट
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि क्योंकि बाप की पहली शादी भी हुई थी और उस पहली शादी में उसके 2 बच्चे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देख के कि उसके पास 3 बच्चे हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारियों को देख के, उसकी सैलरी को देख के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इलीगैलिटी नहीं है। अच्छा आमना साहिबा, और अगर हम कानून के देखें मुताबिक आमना अगर हम देखें जिस तरह से इसी केस की हम बात कर लेते हैं, मतलब जिस तरह से पहली शादी से उसके जो बच्चे हैं वो अगर किसी आप समझ लें कि लोअर लेवल के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी शादी से होने वाले जो बच्चे हैं वो किसी आला तालीमी इदारे के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े इदारे के अंदर जिसकी फीसें ही लाखों में है, तो अदालत इस नुक्ते को भी देखती है? तो अगर फॉर एग्जांपल जो जितने भी केसेस हैं मेरे, अगर आप अपने बच्चे को बेहतर तालीम दे सकते हैं और बाप उसको उसकी सैलरी को देख के, उसकी लाइफस्टाइल को देख के, अगर बाप उसको अफोर्ड कर सकता है, तो सेकंड शादी में क्यों कोई पाबंदी नहीं है कि वो बेहतर स्कूल पे ना भेजें। मतलब आप अपनी नस्लों को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो अगर पहली शादी के जो बच्चे हैं और माँ नहीं चाहती उनको भेजने को, आप उसको पाबंद तो नहीं कर सकते। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई बाप की सैलरी अफोर्ड कर पा सकती है तो मैं अपने बच्चे को बेहतर स्कूल पे ना भेजूं। और आप आमना ये भी साहिबा, देखें कि मैं कोर्ट देखती सवाल है। दोबारा रिपीट करता हूँ, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है या शायद मैं आपको सही कन्वे नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि इन केस सेपरेशन का केस होता है, पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो अलग है, उनके नानो नफका तय करने का मामला आ जाता है, और शौहर की जो दूसरी बीवी है उसके जो बच्चे हैं वो बड़े आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। पहली जो बीवी है वो जाके अदालत में ये कहती है कि इनकी जो दूसरी बीवी के बच्चे हैं वो तो बड़े अच्छे तालीमी इदारों से तालीम हासिल कर रहे हैं, लाखों में इनकी फीस है, लेकिन मेरे बच्चों की आप देखें कि ये इतना भी खर्चा नहीं दे रहे कि मैं कोई दरमियाने दर्जे के तालीमी इदारों में अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकूं। तो क्या अदालत इस नुक्ते पर भी गौर करती है? बिल्कुल बिल्कुल, अदालत इस पे बिल्कुल गौर करेगी, क्योंकि एक्चुअली जो आपकी लाइफस्टाइल होती है ना शादी के दौरान, तो वो जी। देख के, तो आपको पता है ना पाकिस्तान में लोग अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते, तो कभी कभार ऐसे होता है कि उनके बैंक अकाउंट में तो नहीं होती बट कैश में काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो मैं सब औरतों को कहती हूँ कि आप हर चीज़ का डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में शायद पैसे तो नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको शादी के दौरान 50,000 खर्चा दे रहा है, और इस जो आपने मिसाल दी है, अगर शादी के दौरान उनको एक सर्टेन लाइफस्टाइल की आदत या आदी थे, पर अगर नहीं भी आदी थे और वो प्रूव कर सकते हैं कि अब ये शौहर जो हैं उनकी प्रमोशन हो गई है या उनको ज़्यादा पैसे हासिल हुए हैं, ठीक। तो वो उसको अपील करके चैलेंज कर सकते हैं। लेट्स से उनका केस पहले से बंद हो गया है, सही। तो वो अगर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुए, फॉर एग्जांपल आप प्रमोशन आपकी हो सकती है, आप बाहर नौकरी के लिए जा सकते हैं, तो डेफिनेटली जो पहली शादी के बच्चे हैं उनको भी उसी ही बेहतर हैसियत का उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, और कोर्ट इसको देखती है। इक्वलिटी होनी चाहिए। अच्छा आमना, ये भी बता दीजिएगा, क्लैरिटी दे दीजिएगा कि अगर अदालत एक दफ़ा फैसला कर देती है, एक सर्टन अमाउंट जो है वो फैसले में तय कर लेती है कि इतनी सर्टन अमाउंट बाप अपने बच्चों को देगा, तो क्या आगे जाके तब्दीली आ सकती है उस अमाउंट में, क्योंकि महंगाई में इजाफा हो जाता है, या फिर अगर शौहर का इंक्रीमेंट लग जाए, शौहर तरक्की करना शुरू हो जाए, या वो ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाए, तो उसमें तब्दीली आएगी? तो आपको पता है पाकिस्तान में जो नफ़के के केसेस हैं, मेरे खुद 5-5 साल चलते हैं, तो आप खुद सोचें 5-5 साल में 2020 से लेके आज तक कितनी महंगाई बढ़ गई है जंग की वजह से। पेट्रोल की जो कीमत है 4 गुना हो गई है ज़्यादा। तो ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस केस के दौरान भी बदलते हैं। कानून तो कहता है कि केस का फैसला 6 महीने में होना चाहिए, बट हमारी अदालतें इसको नहीं, मतलब 6 महीने में नहीं रैप अप करते। तो मैं हर केस में एप्लीकेशंस दर्ज करती जाती हूँ कि भाई देखें पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि खर्चा तो फाइनल लगता है, बट उससे पहले आपके पास एक रेमेडी है कि आप इंटरम खर्चा लें। इंटरम खर्चा बीच में, मतलब जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पहली डेट से लगता है जी। तो उस खर्चे में आप इजाफा मांग सकते हैं। अब जो फाइनल खर्चा लगता है उसको आपको एक्चुअली प्रिपेयर होके कोर्ट को सब कुछ देना होता है कि आप अपनी पूरी जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सब कुछ देख के आपको पेश करना होता है। रसीदें, स्कूल की यूनिफॉर्म्स, दूध की रसीदें, हर चीज़ आपको दिखानी होती है बच्चों की। बिल्कुल। और फिर ऑब्वियसली अगर कुछ बदले, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि बाप बाहर जॉब पे चला जाए
या ऐसे कोई बड़ी प्रमोशन हो जाए, तो ऑब्वियसली आप वो लेके कोर्ट के पास जा सकते हैं कि देखें एक बहुत मटेरियल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हुआ है। तो अब आपकी कानून भी ये कहता है और कानून भी इजाज़त देता है, और आपकी जो दीन है सूरह निसा में भी लिखा है कि जितना आपके पास है आप उसके मुताबिक दें, वेरी अपनी क्लियरली। हैसियत के मुताबिक भी। और लम्हा फिक्रिया ये है कि जिन केसेस को 6 महीनों में हल हो जाना चाहिए उन्हें 6-6 साल लगते हैं, और अब हमारी अदालतें भी हमें संजीदा नज़र आती हैं इस तमाम तर मामले पर। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मौशी मसला है, हमने देखा है कि कोर्ट्स में ऐसे केसेस चलते हैं लेकिन 6-6 साल चलते हैं और 6-6 साल बाद सूरत हाल तब्दील हो और चुकी आप होती देखिए है। आमना जैसे जो काबिल वकला हैं उनके भी केसेस कितने कितने साल जो है वो चलते हैं और अदालतों को फैसला देने में कितना वक्त लग जाता है। हमारा दीन भी ये हुक्म देता है कि चलें सेपरेशन हो गई है, बच्चे तो आपके ही हैं, खुश उसलूबी से मामला तय करें और जो उनका हक है, जो उनकी ज़रूरियात है उसके मुताबिक जो है खुशी से, खुश दिली के साथ उनका जो खर्चा है वो आप मुकर्रर करें। लेकिन बदकिस्मती से मामला मियां बीवी में जितनी भी कदूरतें हों, अलहदगी हो चुकी हो, अब बच्चों पर वो असर नहीं आना चाहिए और बाप को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना भी कमाता है वो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। और जिस तरह से 6-6 साल केसेस चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बच्चे बाप भी ने भी इफेक्ट अगर हुए शादी होते कर हैं। ली है जन्नत, वहाँ से भी दूसरी बीवी से भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन फ़र्क नहीं करना चाहिए, फ़र्क नहीं दोनों करना बच्चों में, चाहिए। दोनों ही उसकी औलाद हैं। तो जनाब ये हमारा आज का मैसेज है। अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की गुलिस्तान जौहर से लाश मिलने के वाक़े के बाद इंकिशाफात का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन इंकिशाफ ये हुआ कि मीर रजा मुबैना तौर पर तकरीबन 5 से 8 करोड़ रुपए का मकरूज हो गया था और मामले की हसासियत को देखते हुए कराची पुलिस की जानिब से एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई है। बिल्कुल, और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी, जबकि दूसरी जानिब नौजवान के वालिदैन का कहना है कि मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, इसे सोचे समझे मंसूबे के बाद बदतरीन तशद्दुद और फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस केस की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के ही नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। आसिफ के इस तमाम तर मामले की तहकीकात जारी हैं, खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। इसके पास अब तक की सबसे जो अहम पेशरफ्त है वो क्या हुई है, क्या कुछ मालूम हो सका है अभी तक? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो 29 जुलाई को मीर रजा जो है इनकी डेड बॉडी मिली थी गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में, यूनिवर्सिटी रोड पर एक नर्सरी है ज़रा पहाड़ी के ऊपर, उसकी झाड़ियों से इनकी लाश मिली थी जिसपे कुछ तशद्दुद के निशानात भी थे और एक गोली इनको लगी थी जो पहले कहा जा रहा था कि सामने सीने की तरफ से लगी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब ये बात तफ्तीश के दौरान सामने आई कि ये भी शक किया जा रहा है कि हो सकता है ये गोली उसको पीठ की तरफ से, पीछे की तरफ से मारी गई हो। अब इनके वालिदैन जो है उनका तो यही कहना है कि क्योंकि शुरू में ऐसे शवाहिद सामने आ रहे थे जब इसकी सीसीटीवी आई थी, जब पिस्तौल निकाल के अपने साथ से लेके जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड की, तो ये भी लोगों को शक शुबा हुआ कि शायद इसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी का जब ये सारा मामला सामने आया कि इसने डिजिटल करेंसी का कारोबार करता था और अपने पैसों के साथ साथ इसने कुछ अपने जानने वाले लोग थे उनके भी इसने जो है उसमें कारोबार में पैसे लगाए थे और उसमें पहले इसको कम नुकसान हुआ था, उसके बाद अप्रैल के महीने में जब इसको बड़ा नुकसान हुआ तो उसके बाद फिर ये परेशान हुआ क्योंकि इसको जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया अपने पैसों के लिए। तो इसने अपने कुछ बैरून मुल्क जो दोस्त थे उनसे भी किसी से मदद मांगी, पैसे दो, लेकिन वो कर्जा लेने की कोशिश की, लेकिन इसको लोगों ने कर्जा देने से भी मना कर दिया था। उसके एक बात तो ये भी है कि ये इस वजह से भी परेशान था कि इसको अब पैसे अदा करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से भी ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पैसे लगे हुए हों, जिसने इन्वेस्ट किए हों, और शायद कोई इस तरह का कोई शख्स हो जिसने इसके साथ ये सब इस तरह का वाकया किया है। 3-4 फुटेजेस आई हैं। अब एक ताज़ा तरीन गुज़िश्ता रात एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें जो बिल्कुल जो जाए वकुआ है जहाँ से इसकी लाश मिली है उससे कुछ दूर पहले की है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ये पैदल चलता हुआ जा रहा है और उसने कुछ दूर जाके इसने अपना मोबाइल फोन फेंका था वहाँ पे, जो मोबाइल फोन बाद में किसी मजदूरों ने उठा लिया था, फिर पुलिस ने उन मजदूरों से रिकवर किया है। उसकी अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट 1-2 दिन में पुलिस का कहना है कि वो भी आ जाएगी, इससे पता चलेगा। लेकिन जो इब्तिदाई तफ्तीश हुई है उसमें ये पता चला था कि अपनी मंगेतर से ये जो है रात तक आखिरी वक्त तक ये राब्ते में था और उसके बाद जब इसने आखिरी दफ़ा बात करने के बाद फिर इसकी मंगेतर ने इसको कोई 30-40 के करीब मैसेजेस किए, फ़ोन कॉल्स की, लेकिन इसने कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना किसी मैसेज का और ना ही किसी कॉल का, क्योंकि ये फ़ोन अपना फेंक चुका था और उसके बाद ये चला गया था। पिस्टल जो लेके गया था उसका होल्स्टर वहाँ से करीब से मिल गया था परसों, एक झाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था, जिससे ये भी साबित होता है कि इसको किसी ने यकीनन गोली मारी होगी और वो जो होल्स्टर था वो फेंक दिया था।
और वो पिस्टल अपने साथ ही ले गए होंगे, क्योंकि पिस्टल अभी तक नहीं मिला है, ना ही वहाँ से कोई गोली का खोल मिला है, ताकि ये पता बिल्कुल चले आसिफ, ये कि भी हो सकता है इसको कि किसान- ये वो गन अपनी हिफाजत के लिए किसी ने बुलाया हो, इन्वेस्टर ने, और वो अपने साथ लेकर गया हो। अहले खाना का बताइएगा, वो क्या कहते हैं? उनका तो मौक़िफ़ है कि बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, क्या मौक़िफ़ है उनका? जी बिल्कुल, इनके जो वालिद हैं उनका यही कहना है कि एक तो वो ये भी कहते हैं कि उनको डिजिटल करेंसी के इसके कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर किसी के इल्म में है कि ये डिजिटल करेंसी का कोई कारोबार कर रहा था तो उसके सबूत अगर कोई हैं तो वो पेश किए जाएं। लेकिन उनका ये कहना है कि इनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, और क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो बॉडी की कंडीशन है, जो वहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, उससे भी ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि इसने खुदकुशी की हो, क्योंकि खुदकुशी अगर की होती तो वो जो वेपन था वो भी उसके साथ ही बॉडी के मिल जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो वेपन गायब है और गोली का कोई होल नहीं मिला, यानी कि जो मारने वाले थे वो इतने चालाक थे कि एक तो वो असला भी साथ ले गए, और जो असले से गोली उन्होंने चलाई थी उसका जो होल था वो भी उन्होंने वहां नहीं छोड़ा, ताकि ये ना उसमें कोई तहकीकात में पेशरफ ना हो सके, और पुलिस को उन्होंने डॉज देने के लिए भी ये वाली हरकत अमूमन जो कातिल होते हैं वो करते हैं। आसिफ, सवाल तो ये भी बनता है कि वो कौन से मजीद शवाहिद हैं जिससे मालूम हो सके कि ये खुदकुशी नहीं मर्डर था। क्या मीर रज़ा के दोस्तों से बात की गई हो, उनके आसपास के जो लोग हैं उनसे बात की गई हो? मीर रज़ा की किसी के साथ कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, कोई इशू था, कुछ मालूम हो सके इस बारे में भी? अच्छा, इस बारे में अब तक कुछ इस तरह की बात कोई सामने नहीं आई है कि जैसे कोई रिश्ते का कभी कोई तनाज़ा होता है, कोई लड़की का कोई मामला होता है, या किसी दोस्त से कोई इसकी लड़ाई झगड़ा होता है, इस तरह की भी अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। अभी ताज़ा तरीन ये है जो इनके कर्ज को आते हैं, जिन्होंने इनको पैसे दिए थे मीर रज़ा को, उनकी भी कोई 5 अफराद हैं ऐसे जिनकी लिस्ट बनाई है, और उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। जिन लोगों ने इनसे कर्ज लिया था उनको अब उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुज़िश्ता शब जो है कोई 18 के करीब लोग पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से हिरासत में लिए था, और उनको कुछ को तो बाकायदा तफ्तीश के लिए इसमें से 5 से 6 अफराद ऐसे हैं जिनको उन्होंने रोका है पुलिस ने। बाकी लोगों से बयानात लेकर उनको जाने की इजाज़त दी गई है। उसका मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि और ख़ास तौर पर कर्ज ख्वाहों को जो 5 अफराद हैं उनको इसलिए रोका गया है क्योंकि उनकी बड़ी रकम उनके पास लगी हुई थी, उन्होंने इन्वेस्ट की थी। तो एक तो रकम का जो तनाज़ा होता है उसमें यही खदशा होता है कि जब इंसान कहता है कि मेरी इतनी बड़ी रकम फंसी और नहीं मिल रहा, तो फिर वो इस इकदाम की तरफ बिल्कुल, ये 5 इन्वेस्टर्स जो हैं इन्हें रोका भी गया है। अच्छा आसिफ, हमें ये भी बताइएगा कि इस मामले के अंदर अब कौन कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो कि आना अभी बाकी हैं, जो कि बड़ी हेल्पफुल हो सकती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर? एक तो सबसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो तफसीली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो एक आना अभी बाकी है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पुलिस सर्जन ने दूसरे दिन ही बता दी थी कि ये जो इसके डेड बॉडी पे जलाए जाने के जो निशानात लोग कह रहे थे कि उसको जलाया भी गया है, तो वो तो पुलिस सर्जन ने कहा था कि जलाए गए कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये एक डिकम्पोज बॉडी थी, कोई 1 से 1.5 दिन पुरानी हो चुकी थी, और वहाँ पर क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत थे उस जगह पे जहाँ पर ये नर्सरी की जगह थी, तो वो कीड़े मकोड़ों की वजह से और कुछ गर्मी की वजह से और पड़े रहने की वजह से वहाँ पे जो है डेड बॉडी उसकी थोड़ी खराब हो गई थी। तशद्दुद के जो चेहरे पे उनका ये कहना था कि निशानात थे, तो वो ये भी हो सकता है कि ये अगर गिरा हो या किसी ने डेड बॉडी फेंकने की जो बात सामने आ रही थी कि एक CCTV आई थी, इसमें मोटरसाइकिल आके रुकी थी कुछ सेकंड के लिए, 20-25 सेकंड के लिए। ये कहा जा रहा था कि इस मोटरसाइकिल पे इसकी डेड बॉडी लाए थे, क्योंकि अंधेरे में बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि उसको फेंका हो अगर, तो उससे कोई चोट के निशान लगे हों। लेकिन उनके वालिदैन का यही कहना है कि इसको अगवा किया गया है बाकायदा, क्योंकि जो कमेटी बनाई है तहकीकाती टीम एडिशनल IG ने, उसमें उन्होंने जो लेटर है उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि पुलिस अफसरान को कि इसके जो किडनैपिंग और मर्डर का जो मामला है इसके शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, और इस तरह के शवाहिद और ऐसी तहकीकात की जाए कि जो मुल्जिमान हैं उनको की शनाख्त भी हो सके और उनको गिरफ्तार भी किया जा सके। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये खुदकुशी नहीं है, इसको यकीनन अगर अगवा नहीं किया तो उसी जगह पे भी मारा है अगर, तो ये है कत्ल ही। जिससे जो सारी जो इस वक्त इस सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यही लगता है कि इसको कत्ल ही किया गया। लेकिन इसकी वजह अब ये जब भी सामने आएगी, क्योंकि पुलिस अब बहुत जो है बारीक बीनी से इसकी तहकीकात करेगी। रात गए तक भी जो है गुज़िश्ता रात भी पुलिस की जो टीम थी वो वहाँ स्पॉट पे मौजूद थी जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली थी, और वहाँ पे टॉर्च लेके गई हुई थी पुलिस वाले, और वहाँ पर वो ठीक है, पुलिस इस तमाम मामले की तहकीक कर रही है। अब तो तहकीकाती टीम भी बन चुकी है जो कि मामले को से देख रही है, और अभी तक कंफ्यूजन है कि आया ये मर्डर था या फिर खुदकुशी थी। लेकिन चूंकि अब पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में प्रॉपर कुछ मालूम हो सके कि आया मीर रज़ा के साथ हुआ क्या। आसिफ अली सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल जी। और अब वक्त हुआ चाहता है कि आपको बता दिया जाए कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। तो जन्नत बताइए, मुख्तलिफ शहरों का टेम्परेचर क्या है? नाजरीन, मुल्क के बेशतर इलाकों कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए मौसम की बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, जहां मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित की बात करें तो गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 और कम से कम 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। स्कर्दू के मौसम की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करते हैं, जहां मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे पहले मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 और कम से कम 21 डिग्री तक रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 25 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं मेजबानों की धरती केपी के मौसम की। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम मुतदिल और मरतूब रहने की तवक्को है। पेशावर के मौसम की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात के मौसम का जिक्र करते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम चित्राल, दील, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटकराम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोहाट, कुरम, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकसई, पेशावर, लकी मरवर, डीआई खान, बनू और वजीरिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम मुतदिल और गर्म रहने का इम्कान है। सबसे पहले बात करते हैं बागों के शहर यानी लाहौर की। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान के मौसम का जिक्र करते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, साहिवाल, सियालकोट, ओकाड़ा और गिरदुनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलूचिस्तान के मौसम पर नजर डालते हैं तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। कोयटा के मौसम का जिक्र करते हैं तो कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक योब, मूसा खेल, खुजदार और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है। और अब रुख करते हैं वादिय मेहरान यानी सिंध के मौसम की जानिब। तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि जनूब मशरकी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची के मौसम की बात करें तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद के मौसम का जिक्र करते हैं तो हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जानी, लेकिन सियासी पारा आज़ाद कश्मीर के होने वाले इलेक्शंस के जो 2 मराहल हैं उनके बाद खासा हाई नज़र आ रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले के गैर हतमी नताइज सामने आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि जो बयानात हैं वो भी दोनों जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से भी बड़े तल्ख दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए अगर देखा जाए तो हुकूमत साजी के लिए
सादा अक्सरियत का दावा भी कर दिया है, जबकि बिल्कुल। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत में इंतखाबी अमल को शदीद धांधली ज़दा करार देते हुए नताइज को मुस्तरद करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर होने वाली पोलिंग के बाद दोनों बड़ी सियासी जमातें आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है, जबकि नून लीग का इसरार है कि इंतखाबात मुकम्मल तौर पर शफाफ और पुरअमन रहे। इस कशीदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के पस मंज़र पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब। कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए। कमर ज़मान कायरा साहब, कहिएगा कि आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आपसे छीना गया, दूसरे मरहले के नताइज आने के बाद आपकी पार्टी में इन इंतखाबात को मुस्तरद करने का मुतालबा क्यों आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। जब ये पहला मरहला भी ऐसे ही हुआ कि पहले मरहले में भी कत्ल गारत हुई, इलेक्शन छीना गया, और दूसरे मरहले में तो हमने पहले मरहले के तजर्बे को सामने रखते हुए इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जो हमारे बाकी लोग जो इलेक्शन कराने के जिम्मेदार हैं, हमने उनको बाकायदा जाके रिटर्न भी दी, मुलाकात करके भी बताया, और उन्होंने हमसे एग्री किया। हमने तीन जो पोलिंग हल्के थे उनके बारे में तो खास तौर पे उनको बताया मुजफ्फराबाद के, कि यहाँ पे सीरियस धांधली के और धौंस के अमकानात मौजूद है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर ने बाकायदा लिख के भेजा, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, और वहाँ पे एक एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाले भेज दिए, जिन लोगों को वहाँ से पुलिस वालों को भी साइड लाइन कर दिया गया, एजेंट भी नहीं बैठने दिए गए, और धौंस भी की गई। इलेक्शन पहले तो हुआ गई, आधा इलेक्शन तो वो था जो, लेकिन सवाल ये है लोगों के साथ झगड़े, इलेक्शन छीनना, अगर हम प्रायर बता रहे हैं और हमसे एग्री किया जा रहा है, तो उसके बाद नताइज सामने आ गए। अब जरा गौर कीजिए, पहले मरहले के जो इंतखाबात हैं और फिर दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं जी, वोटर्स को कहिए कि इलेक्शन कमीशन की जो शीट है, जिसपे पोलिंग स्टेशन वाइज, हर हल्के के पोलिंग स्टेशन वाइज टोटल वोट कास्ट आपको पता चल जाएगा, और आपको अंदाजा होगा कि हर हल्के में, यानी उनके कई ऐसे जगह है जो हमने आइडेंटिफाई की थी, वहां पे पोलिंग, ओवरऑल पोलिंग को 40-45% के दरमियान रही, लेकिन वहां पे पोलिंग अगर 80%, 85%, 90%, 92%, 95%, 99% तक होती है, तो ये परसेंटेज तो पाकिस्तान में कहीं नहीं कभी हुई, गिलगित बल्तिस्तान में कभी नहीं हुई, कश्मीर के बाकी हल्कों में नहीं होती, लेकिन इन हल्कों में अगर 99%, 96%, 95% पोलिंग होती है, तो उसके क्या माने हैं? बिल्कुल कायरा साहब, आपका ये नुक्ता जो है बड़ा अहम है, बड़ा वैलिड है कि मैक्सिमम भी अगर हम देखें, जनरल इलेक्शन में भी देखें, तो टर्न आउट जो है किसी हल्के में 55-60%, तो इसको भी बड़ा समझा जाता है कि जी बड़ा जबरदस्त टर्न आउट रहा है, लेकिन यहाँ पर वाकई ये सोचने की बात, 70 तक भी चला जाता है, चले 70 तक भी हम कह सकते हैं, चंद पोलिंग स्टेशनों पे चला जाता है, 50-60% तक, 70% तक, 65% तक जाता है। बिल्कुल, मैं तो 80% से ऊपर की बात कर रहा हूँ जी, कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गैर मामूली। लेकिन कायरा साहब, नून लीग कह रही है कि इंतखाबात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुए हैं, सादा अक्सरियत उनके पास है, और आप जो ये इल्जामात लगा रहे हैं सियासी बयानबाजी है, आपके पास शवाहिद कोई नहीं है इस चीज। देखिए, ये डाटा है, ये वो डाटा है का स्टाफ उसको एनालिसिस कर ले, और उसका दूसरा तरीका ये है कि एक हमारे एलिगेशंस है, हमारी कहानी है, एक उनकी कहानी है, और बाज़ औक़ात तो गुफ्तगू करते करते लोग पर्सनलाइज्ड गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे तानाज़नी शुरू कर देते, और हम लफ्ज़ों की जंग में जीतने के चक्कर में पड़ के हदूद से बाहर निकल जाते हैं। नहीं करना चाहिए, और खासतौर पे ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए कि फिर तलखी के माहौल में अगर उनके साथ तलखी की जाए तो ये नामुनासिब होता है। तो उसका आला तरीका है, आपके रिपोर्टर्स हर हल्के के अंदर अपनी रिपोर्टिंग करते रहे, आप अपने रिपोर्टर से रिपोर्ट लीजिए कि पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है, फलां पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है, आप बताओ क्या हुआ। जी। अच्छा कायरा साहब, इंटरेस्टिंगली अब जरा एक बात सुन लीजिएगा, लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद थे,
और आपने ये तजवीज़ दी थी कि आप अपने रिपोर्टर से बात करें, तो हमने ऑन एयर उससे बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो चौधरी यासीन साहब वाला मामला था, उन्होंने कहा कि बेशक जो है वो उनका घर नहीं था, लेकिन वो जो शख्स था, जो पटवारी था, वो बाकायदा पीपल्स पार्टी का बैनर उसकी गाड़ी के ऊपर आवेजा है जो उसको लेके गया था प्रिजाइडिंग अफसरान को, तो इस हद तक जो ताल्लुक है वो साबित होता है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था जी कि चौधरी यासीन साहब पे जो इल्जाम लगा, अगर तो वो बैग खुले हुए थे, अगर तो उस दिन इलेक्शन का जो सामान था, ये होता क्या है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाके वो सारा सामान दिखाया जाता है कि ये डिस्प्ले है, और उसके बाद वो पोलिंग शुरू होती है। जब वो लोग सुबह फजर के वक्त उनके ऊपर जाके कोई मुस्लिम लीग वालों ने कहा जी हमने रेड कर दिया है, और उनको पकड़ लिया, और पकड़ के जब आरओ साहब के पास लेके आए तो वो बैग इंटैक्ट थे, वो बैग सील थे, उनमें से कोई बैग के अंदर किसी तरह का भी कोई हेरा फेरी नहीं थी। और मैंने बड़ी वजाहत से आपसे अर्ज किया था कि देहाती इलाकों में और खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में दूर से पोलिंग स्टाफ आता है, मकामी पोलिंग स्टाफ तो नहीं होता, और उनके पास ना कोई रहने की जगह होती है ना खाने की जगह होती है। जी। आम तौर पे स्कूल बस्तियों से थोड़े हटके होते हैं जी। और वहाँ पे वो क्या करें, ना तो गवर्नमेंट ने कोई चीज फराहम की है, ना कोई खाना पकाने का इंतजाम है। लिहाजा ये ट्रेडिशनल है कि अक्सरियत में देहात के अंदर लोग उनको बतौर मेहमान के रात रहने की और खाने का सामान दे देते हैं, खाना देते हैं। ये दोनों अतराफ, तीनों अतराफ जितने भी कैंडिडेट होते हैं, हर जगह तो कैंडिडेट नहीं होता, उनके ताल्लुक वाले लोग होते हैं, तो वो उनको खाना बिल्कुल सर, आपका वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है सर। हर इलाका डिफरेंट होता है, उनकी रिवायात डिफरेंट होती हैं। अच्छा सर, सिस्टम की बात कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब सिस्टम के हवाले से कह चुके हैं कि ये कोलैप्स हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजीदा लोगों से बात करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा हुकूमत है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कोई तब्दीली आने वाली है? देखिए, एक तो हम पीटीआई के लोगों के साथ या बाकी जमातों के साथ डायलॉग का रास्ता कभी बंद करते ही नहीं है। दरवाजे बंद करके रखे हैं। बिलावल साहब ने तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी और अब भी हमेशा ये बात कही है कि डायलॉग का रास्ता खुला है। ये रास्ते तो उन्होंने बंद किए हुए थे। सो उन्होंने ये जो बात की थी वो इलेक्शन के दौरान उन्होंने पीटीआई के कारकुनों को, क्योंकि पीटीआई ने वहां पे इलेक्शन का बायकॉट किया, तो बिलावल साहब ने उनको बाकायदा वजाहत से कहा कि हमने पीपल्स पार्टी ने एक दफा 85 में बायकॉट किया था और उसको आज तक हम याद करते हैं, हमारा बड़ा फैसला नामुनासिब था, उसका नुकसान हुआ। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए, वोट डालें, और मैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाता हूं। ये बात थी। जहां तक तल्लक नकवी साहब का है, देखिए, नए यूनिट बनाने का या निजाम के फेलियर का वज़रा का तो हक होता है कि वो अगर काम को समझते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, तो ज्यादा मौजूद तरीका ये है कि वो वजीर आजम साहब को इस बात पे कायल करें, काबीना में ये बहस लेके आए, और जिस सूबे के अंदर उनकी तजवीज है कि नए सूबे बनाए जाएं, तो वहाँ का एक आईनी तरीका कार आइन में दर्ज है, उस पे अमल करें। और अगर गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और सारी गवर्नमेंटें वो अपने अपनी बात करेंगी। ये उनकी जाती राय है, उनकी राय के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी आरा रख सकते हैं। उसके ऊपर क्योंकि मीडिया में बहस छिड़ गई कि जी सिस्टम को खतरा पैदा हो गया है। सिस्टम को क्या खतरा है? एक फर्द को अपनी राय रखने का हक है। नए सूबे बने, उसका मैं बड़े वजाहत से बातें कर चुका हूँ कि नए सूबे बनाने का अमल जो है वो आइन के तहत होना चाहिए। अगर किसी को ये जोम है कि वैसे ऐसा होना चाहिए तो बिस्मिल्लाह, वो रास्ता मौजूद है। दूसरा रास्ता ये है कि आप लोगों के पास जाइए और उन्हें समझाइए। अगर लोग इस बात पे कायल हो गए तो वो अगली दफा इस आइडिया को वोट देंगे। जब वोट देंगे तो फिर आप असेंबलियों से ये प्रोसेस करके नए सूबे बनाइएगा। तीसरा मसला ये है कि नए सूबे बनाने का की मंतक क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं, डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, सूबे बहुत बड़े हैं, लोगों तक डायरेक्ट रसाई नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज जो आपका गवर्नेंस का मॉडल है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट,
क्या आपने उनको आज तक प्रॉपर फंक्शन करने दिया? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें तो चले मोर और लेस बनती चलती रही, वो भी जैसी चली, जैसे बनी, जैसे इलेक्शन होते रहे, आपके इल्म में है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो डिवॉल्व पावर आती है, जहाँ पे नीचे अवाम के नुमाइंदे अवाम के करीब होते हैं, वो तो आपने बनने ही नहीं दिया। कभी मेरी जमात भी नहीं चलती, बाकी जमातें भी नहीं करती। यानी वो काम तो हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम लोकल गवर्नमेंट का एक दुरुस्त निजाम, अच्छा पावरफुल निजाम वो दें और लोगों के साहब, यानी लोगों कथा के कलामी की दरमियान माजरत बहुत, मैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसी सिस्टम के अंदर आप जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल करें, लोकल गवर्नमेंट को करें, एक्टिव करें, बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, तो सिस्टम ये भी बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं। और इस सिस्टम को, लोकल गवर्नमेंट के निजाम को, जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस को आइन के अंदर प्रोटेक्शन है कि अगर असम्बली डिसॉल्व होती है, मुद्दत पूरी करती है, तो इतने दिनों बाद इलेक्शन होगा, डिसॉल्व होती है तो इतने दिनों बाद इलेक्शन होगा, इसी तरह आईनी प्रोटेक्शन दे दे लोकल गवर्नमेंट को भी। और फिर एनएफसी के बाद पीएफसी करके सूबों को मजबूर करें, आइन के अंदर दर्ज करें कि जी इतने इतने आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है और जिलों को उनका हक देना है। और ये निजाम चले। अगर ये निजाम ना चले या प्रॉपरली फ्रूटफुल ना हो, तो फिर नए निजाम की बातें या इसकी इम्प्रूवमेंट की बातें ये करें। जो बातें हो रही है कि मजीद सूबे, जी आप मुकम्मल कीजिए। ये जो है ना, आगे दौड़ और पीछे चौड़, यानी आगे आप भाग भाग के नए नए काम करते जाते हैं, बाकी चीजों को अंडर द कारपेट करते हैं, ये काम नहीं है। अच्छा, खैर साहब, लास्टली जरा चलने दे, उसको पूरी तरह एक्सरसाइज करें। दो चीजों को भी सर एड्रेस कर दें। एक तो इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि पीटीआई ने भी आपको सपोर्ट किया है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में, उसके बावजूद ये हुआ है। और दूसरा ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि 85 वाले 85 की जो एग्जांपल आपने दी इलेक्शंस की बाइकआउट के हवाले से, उससे यकीनन पीपल्स पार्टी ने सीखा है, बाइकआउट नहीं करती। लेकिन अब तीसरा मरहला भी है, तो फिर हम क्या समझे, उल्टी गिनती जो है ये किसी तहरीक का आगाज़ है वफाकी हुकूमत के खिलाफ? मैं अभी तो नहीं कह सकता जी, इसके बारे में तो मेरी क़यादत फैसला करेगी, पार्टी की मीटिंग बुला के जो भी फैसला करेंगे। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनों ने हमें वोट दिए, काश ऐसा होता। पीटीआई को ये सबक सीखना चाहिए कि वो सियासी अमल में लोगों के साथ चले। पीटीआई कहाँ खड़ी है, ये हमारे इल्जाम उनके इल्जाम छोड़ दीजिए। हम तो लफाजी में, तकरीर करने में, अपनी तोता कहानी बयान करने में हम तो बातें करते रहते हैं जी। लेकिन उसका मैंने सबसे अच्छा आपको पैरामीटर दिया ना कि आप तो न्यूट्रल फोरम्स हैं जी। आप अपने जर्नलिस्टों से पूछिए, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि वहाँ क्या सूरत हाल रही, वो आपको असल सूरत हाल बता देगा। बिल्कुल। और बिल्कुल कमर ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी उन्होंने अहम बात की है कि विफाक में और पीपल्स पार्टी की राहें अभी तो जुदा नहीं होंगी। इसका फैसला पार्टी करेगी, पार्टी की क़यादत करेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं कि कौमी मफाद की वजह से हम नून लीग के साथ विफाक में मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक तरफ हम दीगर बयानात भी देख रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ जाएं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सियासी मंजरनामा क्या होगा। ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, अब प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बात हो जाए। जिम जाना और ख़ुद को फिट रखना यकीनन एक मुस्बत और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में दुनिया भर से उभरते हुए और नामवर बॉडी बिल्डर्स की कम उम्री में अचानक अमवात के वाक़यात ने हर किसी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और एक तहकीक बताती है कि 2005 से 2020 के दरमियान तकरीबन 20,000 शौकिया और पेशावर बॉडी बिल्डर्स का जायज़ा लिया गया, और पेशावर बॉडी बिल्डर्स में अचानक दिल बंद होने से मौत का इम्कान शौकिया मुकाबला करने वालों के मुकाबले में 5 गुना से भी ज़्यादा। अच्छा, तहकीक से ये भी पता चला है कि बॉडी बिल्डर्स में मौत की जो एवरेज एज थी वो 45 साल थी, लेकिन फ़ाल तौर पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में ये सिर्फ 34.7 साल थी। ज़ाहरी तौर पर इंतहाई मजबूत और सुपर हीरो की तरह नज़र आने वाले ये नौजवान अचानक दिल बंद होने के बायस हमसे जुदा क्यों हो जाते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो कौन सी स्टेरॉइड्स हैं जो कि अमवात का सबब बन रहे हैं, और नौजवान कुदरती तौर पर अपनी बॉडी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट तलहा अशफाक साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा तलहा बताइएगा कि जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं, अब बॉडी बिल्डर्स की अचानक अमवात की जो बुनियादी और सबसे जो बड़ी वजह है, आपको क्या समझ आती है, वो क्या है? तो इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया जाए। सोशल मीडिया 2010 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। उससे पहले की जो लाइफ है या जर्नी है रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स, वो डिफरेंट है और उसके ऑनवर्ड्स डिफरेंट है। तब अगर बात की जाए 2010 से बिफोर, देयर आर अबाउट 250,000 यानी कि 2.5 लाख प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। लेकिन 2010 से लेके 2026 तक आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 20 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। अगर आप इवेंट्स की बात करें तो 2020 से लेके 2026 तक एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है कॉन्टेस्ट्स की भी। यानी कि आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर के अंदर 2500 प्लस जो हैं वो इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग के हुए हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट्स एक मोस्ट इमर्जिंग स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल। और हमेशा मैं ये कहता हूँ आफ्टर फुटबॉल यस, स्टैट्स भी यही बताते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। जी सर, ना सिर्फ ये ग्रो कर रही है बल्कि इसका ये बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, आप ये स्पोर्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं जेन ज़ी दे आर वेरी मच इनटू इट। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं क्योंकि एक डोमिनेंस क्राइटेरिया हर ह्यूमन बीइंग का आप कह लें कि वो रहता है। तो इस स्पोर्ट्स के अंदर भी रहते हुए व्हेन दे गेट ऑन द फ्लोर ऑफ अ जिम, वो देखते हैं डिफरेंट लोगों के उनके मसल डेवलप हो जाते हैं जेनेटिकली, कुछ वाकई में बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ डोमिनेट नहीं कर रहे होते। तो उस केस के अंदर आप कह लें कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। सही, उसको वो साइकोलॉजिकली अपने आप को कन्विंस करने के लिए दे गेट ऑन दैट मल्टीपल थिंग्स। फिर इसके अंदर अगर मैं माइन्यूटली एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूं कि किन वजह से अमवात होती हैं, इसमें सबसे पहले आप कह लें कि कार्डिक है। सेकंड जो आता है वो स्टिमुलेंट्स या फिर जो मेडिसिन का या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। थर्ड जो है वो उसके अंदर आ जाता है कि ईगो लिफ्टिंग वगैरह आ जाती है या एटमॉस्फेयर। अब जो कार्डिक अरेस्ट है वो 35 से जो बिफोर है उसके अंदर वो आ जाता है कि उनकी जेनेटिकली उनके हार्ट के अंदर आप कह लें कि मसल ग्रोथ कर जाता है, जिस वजह से उनको कार्डिक अरेस्ट है। 35 प्लस के अंदर आप ये कह लें कि उनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि दे आर नॉट यूज टू विद दिस स्पोर्ट। तो जब कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उनके ऑक्सीजन और हार्ट रेट का जो है माल फंक्शन आ जाता है, जिस वजह से उनको भी कार्डिक अरेस्ट आ जाता है। सेकेंडली जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, दैट इज़ रिलेटेड विद द स्टिमुलेंट्स एंड द स्टीरॉइड्स। हाँ, उसके अंदर लोगों को नई नॉलेज होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, डॉक्टर्स इसके अंदर काम नहीं कर रहे। ये एक बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है क्योंकि ये मेडिसिन के रिलेटेड चीज है। इसमें अगर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, क्योंकि एक इमर्जिंग स्पोर्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एग्जैक्टली, अगर वो इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अंडर द टेबल इन द ब्लैक मार्केट ये चीजें सेल आउट हो रही हैं, दिस इज द रियलिटी। तो इसमें रेगुलेटरी बॉडीज को भी आना पड़ेगा, फेडरेशंस को भी आना पड़ेगा स्पोर्ट्स की, जो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग को और फिटनेस को डील कर रही हैं। और फर्दर फिर डॉक्टर्स को एक स्पेशल पैनल को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा ताकि वो इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को और माइन्यूटली लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में जनरेट होना शुरू हो जाएगा और हेल्थ वाइज ये और फ्लरिश करेगी। ठीक। और थर्डली बेसिकली आ जाता है ईगो लिफ्टिंग, जिसके अंदर अक्सर लोग ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंजरीज करवा के बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। और कई दफ़ा ऐसी इंजरी भी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट और आप एक्सपायर कर जाते हो। सो दैट्स अ केस सर। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टैट्स भी सामने रखे, पॉइंट वाइज बताया भी कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। हम अगर ये देखें तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक अगर आम कोई अपनी फिटनेस के लिए भी ट्रेनिंग कर रहा है और कोई नौजवान है तो उसे भी ये मसाइल हो सकते हैं। उससे तो बल्कि उसकी हार्ट हेल्थ मज़ीद बेहतर होगी, उसकी ओवरऑल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी बेहतर होगी। ये सिर्फ मसाइल उन लोगों के साथ आते हैं जो कि इस तरह की कोई चीज़ें, स्टीरॉइड्स की आप कह लें या और इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आते हैं कि जो खुदा न खास्ता आगे चल के जानलेवा साबित होते हैं। जी सर, इस तरह ही है। इसमें आपकी
साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हेल्थ को बेसिकली आप कह लें कि एड्रेस किया जाता है। और इट्स अ वेरी गुड सेइंग एंड वेरी फेमस वन कि अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो अगर आप उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करते लेके चलें और प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप लेके चलें तो ऐसे जो आपको ऐसे इशू नहीं आते। हाँ, किसी ने प्रोफेशनली अगर इसको लेके चलना है तो उसने जस्ट इन केस कोई इस तरह के सप्लीमेंटेशन या केमिकल्स के ऊपर जाना है या स्टीरॉइड्स के ऊपर जाना है तो प्रोफेशनली कॉन्स्ट्रेंट्स को लेते हुए उसको किसी हेल्थ एडवाइजर के साथ या डॉक्टर के साथ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ, हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ जो है कंसल्ट करते हुए फर्दर अपने आप को लेकर चल, जिसमें उसके मल्टीपल टेस्ट वगैरह आप कह लेंगे मेडिकल बोर्ड के ऊपर वो होते रहे, लैब टेस्ट वगैरह उसके जो होते रहे, जिसमें ECG सबसे पहले वो एड्रेस कर ले। कोई भी बाय द वे ये एक चीज़ है, कोई भी जिम के अंदर जाता है इंसान वो सबसे पहले अपनी हार्ट की इको करवा ले, क्योंकि हो सकता है उसका जो ट्रेनर है जस्ट इन केस या वो किसी इन्फ्लुएंसर को देख के अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करे, यानी कि ट्रेडमिल वगैरह या लेप्टिकल वगैरह या कोई भी इस तरह की जिसमें उसका हार्ट रेट ऊपर जाता है, तो अगर उसके जेनेटिकली ही कोई प्रॉब्लम है वो इको के अंदर कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसको पता होगा कि मैंने ये वाली एक्टिविटी पे ज्यादा काम पुश करना है और इतना नहीं करना मैंने। बिल्कुल ये फिर इसमें स्टीरॉइड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें उसके जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। हो सकता है उसकी फैमिली ट्रेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम ऑलरेडी डायबिटीज के अलावा जो है उसको ये जो हार्ट का इशू चल रहा है। नौजवान जंक खा रहे हैं और जिस तरह की ड्रिंक्स पी रहे हैं, आपके दिल की नालियां भी तंग हो रही हैं उसकी वजह से। ये प्रॉब्लम है, ये है। अच्छा तला, हम वेट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। आजकल तो कहा जाता है कि खवातीन को भी करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट है कि डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए। आप अगर कम खा रहे हो लेकिन आप वेट ट्रेनिंग बड़ी सख्त वाली कर रहे हो तो क्या ये आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो सकती है और कितना नुकसान हो सकता है? मर्दों का अलग है, खवातीन का डिफरेंट है। इसमें डिपेंड करता है कि आप की डाइट किस किस्म की है। अगर आप एक क्रैश कोर्स करते हो, यानी कि कहते हैं जी कि 2 मंथ्स में आपका इतना वजन गिर जाएगा या 10 to 15 kg, तो उसमें जो डाइट करवाई जाएगी वो कीटो होगी, मोस्टली यही चल रही थी, कार्निवोर जिसे डाइट कहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि उनकी फीमेल्स का और मेल दोनों का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और फर्दर फिर उनके अंदर आप कह लें कि वो सडनली दे विल लूज द फैट एंड वेट, लेकिन मसल डेवलपमेंट नहीं होगी। जब मसल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तो उनको टाइम कंज्यूम तो होगा, तो उसके अंदर आप कह लें कि ये प्रॉब्लम वाकई में क्रिएट होती है। मैं एक चीज़ इस हवाले से एडवाइस करूँगा, वो ये कि जिस तरह फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट 10th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, इसी तरह आप ये कह लें जो फर्स्ट मंथ के सेकंड मंथ के जो आप रिजल्ट आपको मिलेंगे वो तभी मिलेंगे, आप 10th या 12th मंथ का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट मंथ में अचीव नहीं कर सकते। अगर वो हो रहा है तो फिर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। एग्जैक्टली। आप ये माइंडसेट जो है ना डेवलप करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल सही। और आपने इसको लाइफस्टाइल की तरह लेके चलना है। ये कोई आप मेडिकल कंडीशन के अंदर नहीं हो कि यार मैंने 2 महीने के अंदर या 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को ठीक कर, ऐसा बिल्कुल। या ये इवेंट आ रहा है उसके लिए जी शेरवानी या कुर्ता मुझे फिट आ जाए, मैं बड़ा जबरदस्त लगूं वहां पे। कुछ लोगों को लगता है ना कि हम चंद महीने जिम जाएंगे, फिट हो जाएंगे, फिर सारी जिंदगी फिट रहेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल। अच्छा तरह हम देखते हैं कि जिम में जिस तरह से जन्नत ने बात की, ऐसी एक एग्जांपल और भी है। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि बस बेली फैट जो है ना और ये साइड्स हैं ये खत्म करनी है और हमें कुछ नहीं करना। तो कोई इस तरह का भी स्पेसिफिक कोर्स हो सकता है कि आप सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करें, कोर की और बेली की आप एक्सरसाइज करें और आपका जी वहाँ से फैट कम हो जाए और बाकी आप चाहे करें या ना करें? सर इसके अंदर मैं एक बात बताता चलूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हाँ, लोगों को शौक होता है कि इन इनिशियल फेज जी जिनका दे आर ओबीज, ज़्यादा उन्होंने एब्डोमेन पे जो है फैट जो है वो गेन कर लिया हुआ है। अल्टीमेटली वो हो सकता है विद इन 3 to 4 months या 6 months में रिड्यूस कर लें, ठीक। लेकिन इन लॉन्ग रन लॉन्जिविटी को अगर देखा जाए तो उसके अंदर उनको मसल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मसल डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं या एथलीट्स के ऊपर जो उन्होंने जितने भी स्टैटिकल एनालिसिस किए हैं उसमें यही चीज़ सामने आती है कि जो डायबिटीज़ है और जो हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनको हमेशा मसल डेवलप करके ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि मसल इज जस्ट लाइक अ स्पंज। ये एक स्पंज है, यानी कि एक फोम है। अगर आप एक फोम को पानी के अंदर सोक करोगे तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर इसी तरह मसल को अगर आप डेवलप कर लोगे तो क्या होगा, जस्ट इन केस आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा होती है या हार्ट रेट ज़्यादा होता है
तो आपका मसल ऑटोमेटिकली उस सारी चीज़ों को इजीली Okay, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब आपका मसल ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, हाँ इसके अंदर आपके जेनेटिक्स के ऊपर पहले आप काम करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, सप्लीमेंटेशन सबकी करें, बॉडी प्रॉपर डिफरेंट डाइट। है। अच्छा तन्हा, एक और बहुत बड़ी डिबेट है, वजन कम करना है लेकिन लोग मसल भी उसके साथ गवा बैठते हैं, फैट तो जाता है मसल भी चला जाता है। हाँ जी। ये बड़ी प्रॉब्लम है और समझ ही नहीं आती कि उन्होंने अपने साथ नुकसान कर लिया फ़ायदे की बजाय। अब देखा जाए कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग, इन दोनों में से कौन सी बेहतर है वजन कम करने की? सर मैं तो हमेशा यही रेकमेंड या करवाता दोनों हूँ। कर सकते हैं। हाँ, और अगर दोनों करनी है तो फिर 3 दिन उसकी कार्डियो कर लो, 3 दिन वेट लिफ्टिंग कर लो। नहीं, आप एक ही दिन में दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसमें टाइम की रेशो क्या होनी चाहिए फिर? सर आपको मिनिमम जो है 60 मिनट्स अपने आप को देने चाहिए। ठीक। इट्स वेरी और इजीली उसमें अगर हम डिवाइड करें उन्हें पोर्शन वाइज? सर इस तरह के भी एक्सरसाइज पैटर्न्स हैं जिसके अंदर आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, यानी कि आप अपने हार्ट रेट को भी मेंटेन कर रहे हो और साथ में आप मसल की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हो। यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में से 20 मिनट्स अगर आप कार्डियो करते हैं तो दैट्स एनफ। सर इट्स सफिशिएंट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको 5 डेज अ वीक कर रहे हो तो फिर आप उसमें चाहे ट्रेडमिल है या आप लैप्टिकल है, कुछ हाँ जी, भी वो आप आप उसमें कर करें वो बेहतरीन कर है। सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तला आपके वक्त Thank का, you. और हमेशा की तरह आपने आकर वैल्यू ऐड की है प्रोग्राम के अंदर और बताया है कि जनाब कौन कौन सी गलत चीज़ें हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं और आपने उनके पीछे नहीं लगना, उन पर अमल नहीं करना और अपनी जनाब अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाना है। चलिए ये तो हो गया। अब आपको ये भी बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप यूएई जाने का सोच रहे हैं तो इमराती हुकूमत ने आपके लिए एक ज़बरदस्त रिलीफ पैकेज भी मुतारिफ करवाया है। 18 साल से कम उम्र बच्चों के टूरिस्ट वीज़ा की सरकारी फीस 15 जुलाई से 15 सितंबर तक बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। आम हालात में एक बच्चे के वीज़ा पर 250 से 350 दिरहम का खर्च आता है, यानी 2 बच्चों वाला ख़ानदान आराम से 500 से 700 दिरहम तक बचा सकता है। ताहम सरकारी फीस माफ़ होने के बावजूद ट्रैवल इंश्योरेंस और एजेंसी के सर्विस चार्जेस की मद में तकरीबन 120 दिरहम फी बच्चा देना होंगे और उसके साथ साथ शर्त यह कि बच्चों की दरखास्तें वालिदैन के वीज़े के साथ ही जमा करवानी होंगी और इसके अलावा यूएई के रिहायशी अपने बच्चों के लिए इस रियायत से फ़ायदा नहीं उठा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है और ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए एक दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि जितने भी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके ज़रिए विज़िट वीज़ों का बाकायदा इजरा दोबारा शुरू हो चुका है। सिफारत खाने के मुताबिक मुकम्मल और दुरुस्त जो डॉक्यूमेंट्स लाने वाले पाकिस्तानी हैं उनको बगैर किसी दुश्वारी के वीज़े मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ के प्रोसेसिंग टाइम में नुमाया कमी आई है और जिन दरखास्तों पर पहले ताख़ीर हो रही थी अब उनका बरवक्त जवाब उन्हें मिल रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान से दुबई जाने वाले रोज़ाना मुसाफिरों की तादाद जो पहले 170 के करीब रह गई थी अब बढ़कर 400 से तजावुज़ कर चुकी है। तो अगर आप भी फैमिली के साथ सफ़र का इरादा रखते हैं तो 15 सितंबर से पहले अप्लाई करें, वीज़ा फ़ीस मुआफ़ी की सहूलत से फ़ायदा उठाएं और मुत्तहदा अरब अमारात को यादगार बनाएं। बिल्कुल जी, बड़ा ही ज़बरदस्त स्कीम है और देखा जाए तो कई मनासिर ऐसे होते हैं नॉर्थ एरियाज़ के, अब नॉर्थ में जाते हैं तो वो आपको दावत नज़ारा देते हैं, लेकिन दुबई आपको दावत दे रहा है कि आगे नज़ारे करें। और देखिए इससे पहले भी सहूलत थी कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बुलवा सकते हैं और आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे जो आप रेंट में, फिर आप उसे ऊबर में या फिर टैक्सी सर्विस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टूरिज्म के लिए दुबई जो है वो बहुत ही काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करे, राग़िब करे ताकि लोग जनाब वहाँ का रुख करें। और इसी ज़िम्मन में ये नई स्कीम भी जो है वो सामने आई है जो कि बड़ी बेनिफिशियल भी है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है और देखा जाए तो इसे रोज़ाना 1 से 2 बार चार्ज करना हर इंसान का मामूल है, लेकिन अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल भी ज़रूर आता है कि रोज़ाना मोबाइल चार्ज करना ठीक है या नहीं, और जो ऐसे करते हैं बिजली का बिल कितना बढ़ जाता है। तो सच बात यह कि मोबाइल फ़ोन चार्जिंग में इतनी कम बिजली खर्च होती है कि अगर इसका मवाजना घर के दीगर आलात जैसे फ्रिज, इस्त्री या पंखे से आप करें तो इसका खर्चा समझे ना होने के बराबर। वाह। और माहिरीन उज़ैर ये भी कहते हैं कि अगर एक शख्स पूरा साल रोज़ाना अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करे तब भी साल भर में सिर्फ चंद यूनिट बिजली ही खर्च होती है, जिसका कुल खर्चा सिर्फ कुछ रुपए बनता है। अलबत्ता माहिरीन ये भी कहते हैं कि चार्जिंग के दौरान एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। हमेशा असल जो चार्जेस इस्तेमाल करें, फ़ोन को चार्जिंग के दौरान अपने तकिए के नीचे रखने से गुरेज करें ताकि जो मोबाइल है
वो गर्म होकर बैटरी के फटने का सबब जो है बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि मोबाइल चार्जिंग आपके माहाना बजट पर कोई बोझ नहीं डालती, इसलिए बिल की फिक्र किए बगैर अपना फ़ोन इस्तेमाल करें। जो अक्सर आप कहते हैं ना कि इतना फ़ोन तुम चार्ज करते हो तो बिजली ज़ाया नहीं होती उससे, या पैसे नहीं लगते। हर फैमिली में एक बचत का दावेदार होता है ना, वो कहता है ये नहीं करना, वो ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये खास तौर पर पैगाम जो है उनके लिए, लेकिन बिल्कुल बेजा इस्तेमाल जो है वो भी आपको नहीं करना चाहिए, बचानी चाहिए। पहले ही आप देखें लोड शेडिंग कितनी हो रही बारिशों के मौसम में। और नाजरीन, आपके लिए हमारा मैसेज यही है कि अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, और साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस जो हैं वो तो देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आप हमारे उन पेजेस को भी सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हों तो बर वक्त आप तक तो वो पहुंच भी सके। और अपना फीडबैक आपने हमें ज़रूर देना। आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।